So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में विद दिस एक सब्जेक्ट दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स सब्जेक्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट इज पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें आपकी अराउंड 4 यूनिट्स हैं एंड आज हम यूनिट 1 हाफ यूनिट ऑफ यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ बैक सब्जेक्ट था या है तो आपको उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मोर और लेस अलाइन ही करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 जो हमारी है वो है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे आज की वीडियो में पर्टिकुलरली। दैट इज एक हम फाइनेंशियल गोल्स को करेंगे। पेन सीम्स नॉट टू बी वर्किंग, कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो फाइनेंशियल गोल का करेंगे, दूसरा हम स्टेप्स पढ़ेंगे इन फाइनेंशियल प्लानिंग, और थर्ड वन इज हम बजटिंग इनकम एंड पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टीवीएम पढ़ेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक्स हम आज की वीडियो में करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियोस रेगुलर आएंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के, एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको उधर ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल होता क्या है? फाइनेंशियल गोल होता है जो भी आपका फ्यूचर गोल है कि आपका क्या टारगेट है। मतलब किसी का गोल होता है कि मुझे भाई अगले साल तक मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने हैं कि मैं अपनी खुद की बाइक ले सकूं, या किसी का होता है कि जो कि मेरे को लैपटॉप के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। ठीक है, सबका अपने अपने फाइनेंशियल गोल होते हैं। फाइनेंशियल गोल क्या होता है? ये एक टारगेट होता है जो हम एम करते हैं फॉर मैनेजिंग और मनी। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए जो हम टारगेट सेट करते हैं वो गया। इसमें हम पैसे अर्न करने का सोचते हैं कि हमारे अर्निंग सोर्स क्या होंगे। ठीक है, पैसे लाने के क्या क्या सोर्सेज होंगे, पैसे को कहाँ कहाँ हम सेव करें, कहाँ कहाँ खर्च करें, या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, इनमें से ये सब हमारे मेथड्स होते हैं और ये हमारे पार्ट्स होते हैं फाइनेंशियल गोल के। और हमें ऐसे फाइनेंशियल गोल सेट करने चाहिए जो मेजरेबल हो। मतलब कि मान लो आपका एम है, आप एक स्टूडेंट हो एंड आपका मान लो कोई भी पेरेंटल सपोर्ट इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा किसी का नहीं होता है, पर आपका मान लो नॉर्मल बेसिक मिडिल क्लास वाला पेरेंटल सपोर्ट है, 3-4 हज़ार रुपए महीना आपको मिल जाता है और आप एम कर रहे हो। ठीक है, ये याद रखना, आपकी कोई इनकम नहीं है, कहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आपका और एम है कि मुझे भाई 1 साल के अंदर अपनी बीएमडब्ल्यू खड़ी करनी है। ठीक है, इसी करंट इनकम वगैरह से। ठीक है, तो ये गोल थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मेजरेबल नहीं होगा। गोल ऐसे रखो जो आपको जो आप अचीव कर पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 4,000 रुपए मिलते हैं और आपका खर्चा अगर आप सेव वेव करते हो, या अगर आप सेव भी नहीं करते तो आप 3,500 रुपए खर्च करते हो, 500 रुपए बचा लेते हो। वेराज अगर मान लो आप अब आपने प्लान किया कि अगर आप सेव करोगे, आप क्लब्स वगैरह में नहीं जाओगे ज्यादा, तो आपका खर्चा 2,500 में चल जाएगा, तो आपके 1,500 बच गए। फिर आप सोचोगे कि अब मेरे 1,500 बचे हैं। अब 1,500 इंटू 12, मतलब कि अगर मैं ये 1 साल तक ऐसे इकट्ठे करूं पैसे तो 18,000 रुपए मेरे पास हो जाएंगे, और 18,000 का मैं एक से 18,000 तक में मेरे को एक फोन लेना है, मैं फोन ले लूंगा। तो ये इस टाइप के गोल्स होते हैं, मेजरेबल होते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया फाइनेंशियल गोल के। मान लो कि आप कहीं गोवा जाना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ, उसके लिए सेव कर रहे हो, या आपको कोई घर खरीदना है उसके लिए पैसा सेव कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए सेव कर रहे हो, दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी है उसके लिए एडवांस में 1 साल पहले से सेव कर रहे हो। तो ये हो गए फाइनेंशियल गोल्स हमारे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स की। कितने टाइप के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं हमारे? 3 टाइप के तो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, सेकंड वन इज मिड टर्म फाइनेंशियल गोल, थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। ये वर्ड सुनते ही आपको क्लियर हो रहा होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं? वो गोल जो आप इंस्टेंटली अचीव कर सकते हो लेस देन अ ईयर में। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये 18,000 मोबाइल वाला बताया, ये मेरे अकॉर्डिंग ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल होगा। मिड टर्म फाइनेंशियल गोल क्या हो गया? मिड टर्म जो आपको जिसको अचीव करने के लिए 1 से 5 साल तक का टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म हो गया जिसमें मोर देन 5 इयर्स लगेंगे। ठीक है, ये आइडिया दे रहा हूँ, अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल कौन से होते हैं? वो फाइनेंशियल टारगेट जिसको आप 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्मार्टफोन का। अब वेराज मिड टर्म फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं कि
मिड टर्म फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं कि इसमें हमें 5 साल लगता है उस गोल को अचीव करने के लिए, एंड ये हर गोल से एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कि जो आपने एवरी फोन वगैरह जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उससे एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल फोन तो आपका 18,000 में आ गया, पर आपको मान लो BMW वाली बाइक खरीदनी है, वो 4 लाख की आएगी आपकी, 4 साढ़े 4 लाख की। तो वो खरीदने के लिए आपको करना पड़ेगा 5 एक साल तक सेव कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, और जितना आप 2,500 बचा रहे हो तो आपको इसमें मतलब 1,500 बचा रहे हो तो आपको इसमें 2-2,500 बचाने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है मिड टर्म फाइनेंशियल गोल। ठीक है, इसमें आपका जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि बाइक खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट करनी है, राइट। तो मिड टर्म फाइनेंशियल गोल कौन से होते हैं, इसको अचीव करने में आपको 5 साल तक का समय लग जाता है। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल वो गोल होते हैं हमारे जिसको अचीव करने में हमें 5 साल तक का टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोर देन 5 ईयर्स लग जाते हैं। मान लो कि आपको MBA करना है, IIMs में जाना है, तो उसकी जो फीस है आपकी वो अराउंड 15 है, तो उसको सेव करोगे आप। तो उसको अगर आपको अपने बिहाफ पे करना है तो MBA करने के लिए आपके पास आराम से कम 10-12 लाख रुपए होने चाहिए। तो उसको आप सेव करोगे तो ये हो गया लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जिसको अचीव करने के लिए 5 साल से ज्यादा का टाइम चाहिए, राइट। तो हमने शॉर्ट टर्म गोल कर लिए, मिड टर्म गोल कर लिए, लॉन्ग टर्म गोल कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वन है स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, वो कहता है कि डिफाइनिंग एंड अग्रीइंग योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। ठीक है, ये जो स्टेप 1 है वो क्या कहता है कि जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं उसके लिए अग्री करो, मतलब कि उसको एक पेपर में लिखो कि आपके गोल्स हैं क्या क्या। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप गोल सेट करते हो वही आपका फाइनेंशियल उसका वो बनता है, मतलब जो आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो वही आपके फाइनेंशियल प्लान का एक एसेंस बनता है, एक बुनियाद वहीं से बनती है आपकी। ठीक है, मतलब आपका जो गोल होगा उसी के अकॉर्डिंग तब सेव करना, स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, राइट। और जो ये गोल्स वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यही आपको क्या देते हैं, एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं फॉर योर फ्यूचर फाइनेंस, राइट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रोड मैप प्रोवाइड करते हैं आपको फ्यूचर फाइनेंस के लिए। साथ साथ इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स ये हैं कि जो आपके फाइनेंशियल जो स्टेप्स में पहला स्टेप क्या कहता है कि डिफाइनिंग एंड अग्रीइंग योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है, ये हूबहू आप लिख देना। इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल होते हैं वो जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये क्वांटिफाइबल एंड अचीवेबल होने चाहिए, एंड इसका जो टाइम फ्रेम है वो क्लियर एंड डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इसका जो टाइम फ्रेम है वो क्लियर होना चाहिए, राइट। स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 2 देखते हैं आप। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है गैदरिंग और फाइनेंशियल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग की सक्सेस होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, मतलब आप खुद तो इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको कोई प्रोफाउंड नॉलेज नहीं है अबाउट द इन्वेस्टिंग मार्केट्स, तो आप क्या करते हो, एक एडवाइजर के पास जाते हो और उनको अपनी पूरी कहानी बताते हो। तो जितनी क्लैरिटी से आप अपनी कहानी को बता पाओगे, जितनी क्लैरिटी से आप बता पाओगे उनको कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ज्यादा आपका जो फाइनेंशियल प्लान आपने बनाया है उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जैसे क्या क्या देनी होती है आपको उसको, और जैसे कि अगर मान लो एक बिग फर्म है, उसको कुछ उसके फाइनेंशियल गोल है, उसका फाइनेंशियल गोल है कि उसको अगले साल तक एक नया प्लांट सेटअप करना है बेंगलोर में। तो उसके लिए जो उसको पैसा चाहिए होगा वो एडवाइजर के पास जाएगा कि भाई इसके लिए मेरे को कितना कितना पैसा सेव करना पड़ेगा ये बताओ और कैसे अचीव होगा ये। ठीक है, इसके लिए एडवाइजर के पास जाना है। एडवाइजर आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो आपसे मांगेगा कि आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वो स्टेटमेंट मांगेगा। साथ साथ वो मांगेगा कि भैया आपके पास टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितने हैं। थर्ड वन इज वो मांगेगा कि आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो क्या, आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या आप रिस्क ले सकते हो अगर मैं आपका जो पैसा है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल दूं। ठीक है, इफ यू नो यू नो। ठीक है, अगर मतलब अगर वो बंदा कहता है बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है तो वो कहेगा कि भाई जहां डालना है वहां डाल दे, बस मुझे मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ पर मुझे पैसा जल्दी बनाना है। वहीं अगर एक बंदा वो कहेगा भाई मुझे रिस्क वगैरह नहीं चाहिए, मेरा पैसा जो है ब्लू चिप स्टॉक्स में डाल दो, तो ये हो गया एक जिसको रिस्क से थोड़ा डर लगता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है बंदा किस टाइप का, जो इन्वेस्टर है वो किस टाइप का बंदा, उसकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, राइट। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो चुका है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट।
थर्ड वन इज एनालाइजिंग योर फाइनेंशियल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कह रहे हैं जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो इन्फॉर्मेशन को जो आपने इन्फॉर्मेशन उसे दी है, जो आपने अपनी बैलेंस शीट वगैरह उसको प्रोवाइड करी है, वो उसको उसकी पुष्टि करेगा, पूरा चेक वेक करेगा कि भाई जो आपने रिपोर्ट दी है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, एंड आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएगी या नहीं। मान लो कि आप 30,000 रुपये महीना कमाते हो और आपका सपना है फरारी लेना 4 साल के अंदर, तो ये सुन के वो भैया थोड़ा घबरा जाएगा कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी, टॉलरेंस, एटीट्यूड, ये सब भी असेस करा जाएगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, और उसके लिए क्या करते हैं, ये रिस्क टॉलरेंस को चेक करने के लिए एक टेस्ट लेते हैं आपका, दैट इज साइकोमेट्रिकली डिजाइन रिस्क टॉलरेंस क्वेश्चनर। ठीक है, ये क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं और वहां से ही आपका पूरा वो देखता है। स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। स्टेप 4 की बात करते हैं आप। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अब उसने आपकी इंफॉर्मेशन को पूरा जांच पुष्टिकरण कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, वो जो आपके फाइनेंशियल प्लान्स हैं उसको डेवलप करेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव। जो भी इंफॉर्मेशन आपने उससे प्रोवाइड करी है उसको वो उसके बिहाफ पे वो एक फाइनेंशियल प्लान आपके लिए बनाएगा और जितने भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसको एड्रेस करेगा। ठीक है, जितने भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उन सबको एड्रेस करेगा। ये हो गया स्टेप 4। स्टेप 5 क्या हो गया? ठीक है, उसने आपका एक फाइनेंशियल प्लान बना लिया। प्लान बनाने से थोड़ी भैया कुछ होगा, अब उसको भी करना पड़ेगा, उस चीज को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, जो फाइनेंशियल प्लान उसने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, फंस द एनालिसिस ऑफ प्लान इज कंप्लीट। जैसी जो फाइनेंशियल प्लान है हमारी उसकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है तो जो एडवाइजर है वो एक रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर करता है। उसमें वो जो भी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें एडजस्टमेंट करेगा। कुछ मान लो आपकी एक्सपेंडिचर कुछ इररिलेवेंट थे, उनको हटाने के लिए आपको बोलेगा कि उन एक्सपेंडिचर को बिल्कुल हटा दो। और आप मान लो कहीं पहले एफडी में पैसे लगाते थे तो वो आपको एक नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताएगा कि भैया यहाँ से हटा के इस जगह पे लगा दो, इसमें हाई रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ये चीजें इंप्लीमेंट करेगा और जिससे आप अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाओ। ये हो गया, हमारा सारे स्टेप्स हो गए। अब इसका एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग जो फॉलो करती है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस, वो आपको एक ग्रेटर चांस देती है सक्सेसफुल आउटकम लाने का। मतलब क्या है इसका? अगर मान लो एक फाइनेंशियल प्लान आपने बनाया है और उसको आपने पूरा अच्छे से एनालाइज करा, पुष्टि करी, इंप्लीमेंट करा, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो आपका फाइनेंशियल गोल है अगर वो मेजरेबल एंड अचीवेबल है तो वो अचीव हो जाएगा आपका। ठीक है, ये स्टेप्स कहते हैं। तो इसको आप अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करना, और पैसे सेव करना, गोल अपना एक सेट करना और उसके लिए कॉन्स्टेंटली सेव करते रहना, गिव अप मत करना। तो अगर आप ऐसा करते हो तो अगर आपका जो गोल मेजरेबल है तो आप पक्का उसे अचीव कर पाओगे। राइट, तो ये हो गए स्टेप्स। और इनकम कमाने के लिए, जो पैसिव इनकम कमाने का भी आपको कॉलेज स्टूडेंट को मन होता है, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। उसका लिंक आपको अभी इन्फो वाली वीडियो पे मिल जाएगा। इन्फो बेल क्या कहते हैं उसे, आई बटन पे मिल जाएगा। तो वहां पे से आप वो पैसिव इनकम कमाने का तरीका भी ढूंढ लेना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। ठीक है, चेकआउट कर लेना। तो स्टेप्स हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वन इज आवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला टॉपिक रहता है। उसके बाद हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपके फाइनेंशियल लिटरेसी था तो वहां पढ़ा होगा आपने, या आपके कॉमर्स में से अलाइन करते हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है आपका? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि मनी दैट यू होल्ड्स टुडे won't hold the same value that you'll have that money tomorrow. राइट, मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है सम ऑफ मनी इज वर्थ मोर देन द सेम सम ऑफ मनी इन फ्यूचर। मतलब कि अगर आपके पास आज 5,000 रुपए हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो प्रेजेंट में ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू फ्यूचर। मतलब जैसे एग्जांपल दूं तो जो वैल्यू 500 रुपए की सन 2000 या 1990s में थी, 500 रुपए की वैल्यू, क्या उसकी वैल्यू आज भी वही है? नहीं भैया, वो नहीं है। पहले 1980s 90s में आई गेस 3-3 4 10-10 20-20 हजार के तो आराम से बड़े बड़े प्लॉट्स मिल जाते थे। आज तो उसमें तो कुछ खाना और ढंग का खाना भी नहीं आता, राशन भी नहीं आता है महीने का। ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चमत्कार, ये श्राप है, ये कह लो। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि भैया जो टाइम
मनी की जो वैल्यू है टाइम के साथ साथ वो घटती रहती है। तो टाइम की वैल्यू आपकी ना घटे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके साथ ना हो, तो आपको अपने पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते रहना होता है, जिससे आप कोई अपॉर्चुनिटी लॉस ना करो। ठीक है, मतलब कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी लॉस ना हो। ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप जान लो, बस ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली, पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपने इट विल बी सेम एज, अगर आपने कंपाउंडिंग पढ़ा हो अपनी छोटी क्लासेस में, तो उसमें कैसे निकालते थे कंपाउंडिंग, टोटल अमाउंट पी वन प्लस आर बाय 100 पी वन प्लस आर बाय 100 n, ऐसा कुछ होता था जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये हो जाती है टोटल अमाउंट। तो इसमें क्या है, इसमें भी यही है हमारा, ए हो गया फ्यूचर वैल्यू, पी हो गया प्रेजेंट वैल्यू, ये इंटरेस्ट रेट और ये टाइम। ठीक है, ये सेम है तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू का। तो पीवी स्टैंड्स हियर, पीवी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट रेट, टी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। तो इसी के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारा कंप्लीट होता है। बस एक छोटा सा कंक्लूजन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो आप बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए और अपने पर्सनल फाइनेंस को भी मैनेज करने के लिए। मतलब अगर मान लो आप सेव कर रहे हो, तो आप इस तरीके से सेव करो कि एसआईपी वगैरह करा लो, उससे आपको कुछ रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टैकल अप कर पाओगे। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बजट डिसाइड करने में मदद करेगा, आपको लोन डिसाइड करने में मदद करेगा, लोन गुड है या नहीं है। मान लो कि लोन क्या कह रहा है कि, या कोई आपको कह रहा है कि मुझे आज तुम 2 लाख रुपए दे दो और मैं 5 साल बाद आपको 2.5 लाख रुपए लौटा दूंगा, तो रिटर्न आपका होगा कि 50,000 का मिल रहा है, पर ये आपका एक तरीके का लॉस होगा अगर आप इन्फ्लेशन रेट से कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। तो बस यही था हमारा भैया इस वीडियो में, इसी के साथ साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू रीच मी आउट वाया कमेंट सेक्शन, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। एंड टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।